देखिए, शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल या यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। और आज जो हम कल आपको भी बताए थे कि बीपीडीओ और वीडियो का जो बैच हमारे यहाँ लॉन्च हो रहा है 18 अप्रैल से नया बैच शुरू होने जा रहा है। और ये क्रैश कोर्स है और इसे हमें 3 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम बेस्ड जो आपका सिलेबस है उसे कंप्लीट करवाएंगे। और इसमें आपको क्रैश कोर्स में 5-5 क्लासें आपको दी जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पे जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो भी क्लासें शुरू होगी ये टू द पॉइंट हम बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोग या सहायता करेगा। तो आज हम इसमें एक टॉपिक आपके सामने डेमो क्लास के रूप में रख रहे हैं, जिसका नाम है, अभी आपने हाल ही में करंट में देखा कि हमारे यहाँ अभी कुछ दिन ही पहले अभी 10 अप्रैल की बात थी, राष्ट्रीय पार्टी को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ चेंजेस किया है। तो आज हम उन राष्ट्रीय पार्टी के बारे में आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय पार्टियां कौन हो सकती है, राज्य स्तरीय पार्टियां कौन हो सकती है, वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं, किस पार्टी को नई पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है और किस पार्टियों का जो राष्ट्रीय पार्टियां थी किसका दर्जा समाप्त हो गया है। तो यही हम आपके सामने अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं। तो आप समझिएगा बच्चे ज़रा, देखिए राष्ट्रीय पार्टियों की सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं, अभी कुछ समय पहले हमारे यहां जो राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या थी, तो राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या बच्चे पहले कितने थी? टोटल 8 राष्ट्रीय पार्टियां थी। लेकिन अभी वर्तमान में 3 पार्टियों का दर्जा समाप्त कर दिया गया है और बची है बच्चे टोटल कितनी? 5 राष्ट्रीय पार्टियां हमारे पास टोटल बच गई। लेकिन एक नई पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया और एक नई पार्टी को जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, तो कितनी बच गई फिर? 6। इसीलिए याद रखना, अगर अभी आपसे पास कोई भी एग्जाम अगर होता है और वर्तमान में पूछा जाता है कि प्रेजेंट टाइम पे कितने राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या बच्चे कितनी है? 6 राष्ट्रीय पार्टियां वर्तमान में है। हम प्रत्येक पार्टी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी पार्टी को हटाया गया है, किस पार्टी को दर्जा दिया गया है, क्यों दिया गया है, ये सारी शर्तों को लेकर के हम बात करेंगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अब अगर कभी भी आपसे पूछे कि वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा बच्चे कि वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? 6। कितनी पार्टियों का, अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी पार्टी का अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे समाप्त कर दिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना, 3 पार्टियां हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम उन 6 राष्ट्रीय पार्टियों की बात करते हैं जो वर्तमान में है और किसको अभी नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। तो याद रखना बच्चे, जो नई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, ये अभी आम आदमी पार्टी जो है, आप पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल जिस पार्टी के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, उस पार्टी को नई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। तो देखिए, एक नई राष्ट्रीय पार्टी जो बनी, कौन सी बनी? आप, और मैं बताऊंगा जो 3 नई पार्टियों का जो जिनका दर्जा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। और जो समाप्त कर दिया गया, ये आप याद रखना, एक पार्टी थी बच्चे जिसका नाम है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एक पार्टी है टीएमसी, मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी। और एक पार्टी है बच्चे एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो ये 3 पार्टियां हैं जिनका राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का दर्जा भी समाप्त हुआ, क्योंकि ये वो शर्तें जो राष्ट्रीय पार्टी के लिए दर्जे के लिए जो शर्तें होती वो उसे फुलफिल नहीं कर रही है, इसलिए इनको समाप्त कर दिया गया अभी। ठीक है ना। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है, इससे नया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, क्योंकि ये वो शर्त को कंप्लीट पूरा कर रहा है राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए।
लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसी भी पार्टी को मान्यता देना, किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आ रही बात समझ में, कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत का निर्वाचन आयोग ये मान्यता देता है। तो अब बात करते हैं कि वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो इसमें हम एक एक करके प्रत्येक राष्ट्रीय पार्टी के बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको शर्तें बताऊंगा किस आधार पर इनको मिलता है। तो देखिए, वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो कितने राष्ट्रीय पार्टियां हैं? 6 राष्ट्रीय पार्टियां, 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आ रही बात समझ में? अब ध्यान देना, 6 राष्ट्रीय पार्टियां जो है ये कौन कौन सी है बच्चे? सबसे पहले ध्यान देना, नंबर 1 हम बात कर लेते हैं कांग्रेस। किसकी बात कर लेते हैं? पहली पार्टी की हम बात करते हैं कांग्रेस। तो देखिएगा, कांग्रेस अभी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान देना है, कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी और 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे बच्चे? फाउंडर कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक के रूप में कौन थे? ये थे बच्चे ये ओ ह्यूम को जो माना जाता है या है, ये अंग्रेज व्यक्ति था, इसे माना जाता है। वही ये ओ ह्यूम जिसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, जिसे सेफ्टी वाल्व भी कहा जाता है। लेकिन ये ओ ह्यूम, लेकिन इसका चुनाव चिन्ह अगर आपसे पूछा जाता है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह अभी पंजा है, हाथ का पंजा। आ रही बात समझ में? तो ध्यान देना, पंजा इसका चुनाव चिन्ह है। तो ध्यान दीजिएगा। तो एक तो अभी बच्चे वर्तमान में कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है हमारी? अभी कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ये संस्थापक ए ओ ह्यूम थे और मैंने कहा चुनाव चिन्ह इसका क्या है? पंजा है। तो ये याद रखिएगा, पहली राष्ट्रीय पार्टी तो अभी भी ये हमारी बनी हुई है। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी की बात करता हूं। नेक्स्ट राष्ट्रीय पार्टी बच्चे बात करते हैं वर्तमान में जिसकी सरकार है, ये है बच्चे देश में कौन? बीजेपी। और बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी में देखिएगा, इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इस पार्टी की स्थापना, ध्यान रखना, अभी हाल ही में परसों या मतलब कुछ समय पहले इस पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाया गया था। तो इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। और अगर आपसे पूछे कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे बच्चे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी। आ रही बात समझ में? अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए हैं। और एक अब आपके कौन थे इनके साथ? लाल कृष्ण आडवाणी जी भी, ठीक है ना, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी इस पार्टी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इस पार्टी का जो सिंबल है वह है बच्चे क्या? कमल का फूल। कमल का फूल तो इसका चुनाव चिन्ह है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 तो अभी राष्ट्रीय पार्टियां ये हो गए जो हम आपको बता रहे हैं कौन कौन सी पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आप देख रहे हैं। अगले हम बात करते हैं नेक्स्ट राष्ट्रीय पार्टी कौन सी होगी। नेक्स्ट राष्ट्रीय पार्टी में बात करते हैं तीसरी, किसी को भी ले लीजिएगा। देखिए, एक पार्टी है बच्चे जिसको हम कहते हैं तीसरी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। कौन से है? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है जिसे हम कहते हैं CPIM, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी वर्तमान में अभी भी ये राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय पार्टी, इस पार्टी के देखिएगा बच्चे, इसका अगर आपसे पूछा जाता है कि CPIM की स्थापना कब हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे और इसका चुनाव चिन्ह क्या था, तो तीनों चीज़ें आपको इस पार्टी में भी ध्यान रखना है। तो देखिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो पहले एक CPI थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925 में जिस पार्टी की स्थापना हुई थी उसी पार्टी से बच्चे अलग हुए थे। कौन? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। और इसी के याद रखना, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाता है तो 1964 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक अगर बात करते हैं तो एक नाम सुना होगा, नंबूदरीपाद
नंबूदरीपाद, EMS नंबूदरीपाद इनका नाम है। और एक बच्चे आएगा ज्योति वसु। कौन आएगा? ज्योति वसु। तो ये आपके इस पार्टी के क्या थे? संस्थापक थे। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह याद रखना, इसका सिंबल आएगा बच्चे हथौड़ा। क्या आएगा? हथौड़ा हो गया है। एक स्टार तारा होता है, तारा, और एक आपके बच्चे हंसिया होती है। हंसिया का मतलब समझते हो आप लोग, जिसे हम एक दरांती टाइप का होता है, मतलब हंसिया। आ रही बात समझ? तो ये इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और अभी भी वर्तमान में ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में अभी हमारे पास बनी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथी पार्टी की। बात करें तो ये है बच्चे बहुजन समाज पार्टी, जिसे हम कहते हैं BSP। और BSP पार्टी मतलब जिसके वर्तमान अध्यक्ष आपको पता है, इसके वर्तमान अध्यक्ष मायावती जी हैं। तो बहुजन समाज पार्टी भी अभी राष्ट्रीय पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना देखना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके फाउंडर कौन थे? 1984 में। तो इस पार्टी के संस्थापक थे बच्चे कौन? काशीराम। कौन थे? काशीराम इस पार्टी के संस्थापक थे। और इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, ये आप अच्छे से जानते हैं। इसका चुनाव चिन्ह था बच्चे हाथी। तो देख लीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी चौथी पार्टी मैं बता रहा हूँ, 1984 में स्थापना हुई थी। इस पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। चुनाव चिन्ह हाथी है। लेकिन ये आपकी चार पार्टियां हो गई जो अभी राष्ट्रीय स्तर पार्टी का दर्जा जिनको प्राप्त है। आ रही बात समझ में? तो ध्यान देना, चार पार्टियां हो गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट पार्टी कौन सी है देखेगा। 2 ही पेज आए थे। चलो आगे करो, आगे। चलो कोई नहीं, देखेगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्टी बच्चे, पांचवें पार्टी की बात करते हैं। एक पार्टी है जिसे हम कहते हैं NPP। तो देखिए NPP पार्टी कौन सी थी? नेशनल पीपुल्स पार्टी, राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी। तो NPP बच्चे अगर आपसे पूछे कौन सी पार्टी है, राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी, राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी। और जो ये राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी है ये भी वर्तमान में राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का दर्जा इसे प्राप्त है। ये NPP पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले ध्यान देना, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखना 5 जनवरी 2013 को इसकी स्थापना हुई थी। इस पार्टी के संस्थापक कौन थे? भले वर्तमान में हमारे पास ये नहीं है, ये इसके संस्थापक थे बच्चे P.A. संगमा। कौन थे? P.A. संगमा। लेकिन इस पार्टी के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह हैं इनके बेटे कॉनराड संगमा। कौन है? कॉनराड संगमा, कॉनराड संगमा। और मेघालय के आपको पता होंगे, मेघालय के मुख्यमंत्री भी हैं बच्चे कॉनराड संगमा अभी। तो यही हैं, तो P.A. संगमा। लेकिन इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है ये है बच्चे पुस्तक या बुक, किताब। मतलब क्या है इस पार्टी का चुनाव चिन्ह? पुस्तक इसका चुनाव चिन्ह है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, इस NPP पार्टी को कब राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो इस पार्टी को जो राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला ये 7 जून 2019 को इसे नेशनलाइज पार्टी का दर्जा मिला था, या राष्ट्रीय पार्टी का क्या मिला था, इसे दर्जा दिया गया था। सुन रहे हो? तो अगर आपसे पूछे NPP 2013 में इस पार्टी का गठन हुआ था और 2019 में 7 जून 2019 को इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। मैं आपको बताऊंगा कि इस पार्टी को किस आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। मैं शर्तें अभी बताऊंगा किस आधार पर राष्ट्रीय पार्टी की शर्तें हैं। तो याद रखना, इस पार्टी को बच्चे इस पार्टी की 4 राज्यों में इस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था। तो 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था, इसीलिए इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया। 4 राज्य कौन कौन से थे? एक तो याद रखना, जब इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला तो मेघालय के अंदर इसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा था। मेघालय के बाद बात करता हूं, अरुणाचल प्रदेश में भी इसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था।
और तीसरा अगर मैं बात करता हूं, नागालैंड के अंदर भी से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था। और एक आपका आएगा बच्चे मणिपुर। तो इन 4 राज्यों में से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था। इसीलिए इस पार्टी को क्या दिया गया था 2019 में, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। आ रही बात समझ में? तो ये हमारी कौन सी 5वीं राष्ट्रीय पार्टी थी। अब हम बात करते हैं, देखिए जो हमारी वर्तमान में 6वीं जो नई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिसे दिया गया, तो देखो नई राष्ट्रीय पार्टी कौन सी बनी है अभी। तो नई राष्ट्रीय पार्टी जिसे हम कहते हैं बच्चे आम आदमी पार्टी। तो नई राष्ट्रीय पार्टी देखिएगा, तो इसी के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं अच्छे से। तो नई राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है? आप का मतलब आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अब देखिएगा जो आम आदमी पार्टी है, यही पार्टी बच्चे नई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। अब हम इस पार्टी के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि किस आधार पर इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। आर्य समझ में? इसका स्थापना कब हुई, इसके फाउंडर कौन थे, कहाँ कहाँ पे इनकी सरकारें चल रही है, लोकसभा में इनके कितने सीटें होगी, राज्यसभा में कितने हैं वर्तमान में, ये सारा हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो आम आदमी पार्टी की देखिएगा बच्चे, सबसे पहले बात करें इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा इस पार्टी के फाउंडर जो हैं, संस्थापक अरविंद केजरीवाल हैं। और इस पार्टी की स्थापना याद रखना नवंबर 2012 में इस पार्टी की क्या हुई थी, नवंबर 2012 में इस पार्टी को स्थापित किया गया था। लेकिन इस पार्टी के संस्थापक कौन थे? इस पार्टी के संस्थापक बच्चे अगर देखें कौन थे, अरविंद केजरीवाल। कौन थे? अरविंद केजरीवाल। ध्यान देना, अरविंद केजरीवाल इस पार्टी के संस्थापक हैं, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अरविंद केजरीवाल संस्थापक थे। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको पता है, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह बच्चे अभी क्या है, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। क्योंकि आपने देखा दिल्ली के अंदर अभी अगर मैं बात करता हूं आम आदमी पार्टी की जो अभी सरकारें हैं, एक तो बच्चे आपको पता है कि दिल्ली के अंदर इनकी अभी गवर्नेंस है, सरकार है, और एक आपकी पंजाब के अंदर है। पंजाब और दिल्ली के अंदर अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आपको पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री एक के अरविंद केजरीवाल जी हैं, और पंजाब के जो अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इस पार्टी की अगर बात करते हैं तो इस पार्टी की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, मैं टोटल बात कर रहा हूं। तो याद रखना, और यही पार्टी जिसे अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, वो भी मैं बता रहा हूं किस आधार पर दिया गया है। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में आम आदमी पार्टी की वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में आम आदमी पार्टी की बच्चे 0 सीटें हैं। जो 543 लोकसभा सीटें हैं भारत में, उनमें से कितनी आम आदमी पार्टी के लोकसभा मेंबर हैं, तो 0, एक भी लोकसभा मेंबर नहीं है। अब देखो इस शर्तों में काम करेगा राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो शर्तें हैं, आ रही बस। लेकिन अगर मैं बात करता हूं जो राज्यसभा है, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कितने सांसद हैं, तो राज्यसभा में टोटल बच्चे मैं बात करता हूं 245 सांसद होते हैं, और 245 में से मात्र 10 सांसद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के अंदर वर्तमान में हैं। तो देखिए 10 आ रही बात समझ में, तो 10 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के कहां हैं, राज्यसभा के अंदर हैं, और आप लोकसभा के अंदर देख रहे 0 हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि विधानसभाओं में देखेगा इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस आधार पर मिला था, तो इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इस आधार पर मिला क्योंकि इस पार्टी को 4 राज्यों में, आम आदमी पार्टी जो है, आप जो है, ये 4 राज्यों में क्या है, 4 राज्यों में इसे क्या मिला, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला, और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा जब इसे 4 राज्यों में मिला तो इसीलिए इसे क्या दिया गया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब देखिए कौन कौन से 4 राज्य हैं। लेकिन याद रखना, जो आम आदमी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI के द्वारा आधिकारिक रूप से 10 अप्रैल 2023 को आधिकारिक रूप से
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बच्चे आम आदमी पार्टी को नेशनलाइज पार्टी का दर्जा दिया। तो देखो ये छठवीं राष्ट्रीय पार्टी है। अब देखिए इनकी अगर मैं बात करता हूं, 4 राज्यों में कहां कहां पे इसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। दिल्ली की बात कर लें, दूसरा राज्य आपका है पंजाब की बात कर लें, तीसरा राज्य में बात करता हूं गोवा की बात कर लूं, और अभी हाल ही में जहां चुनाव होते हिमाचल और गुजरात के अंदर, तो हिमाचल में तो ये 0 रहा, लेकिन गुजरात के अंदर इसकी कुछ सीटें आई। तो ऐसे देखिएगा, अगर आपसे पूछे आम आदमी पार्टी को राज्य राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का दर्जा किस आधार पर दिया गया है, तो 4 राज्यों में जिस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। देखिए 4 राज्यों में कहां कहां पे, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, गोवा के अंदर, गुजरात के अंदर, इन 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस आधार पर इसे क्या दिया है, नेशनलाइज पार्टी का दर्जा दिया गया। अब देखिए दिल्ली के अंदर बात करते हैं, दिल्ली में इसमें टोटल विधानसभा सदस्य 70 होते हैं, और 70 में से बच्चे आप देखिएगा 62 सीटें दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने मतलब एकदम झाड़ू मार दिया है दिल्ली के अंदर। पंजाब में देखिएगा, पंजाब में जहां पे अभी दिल्ली में इनकी सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, जो इसके पार्टी के फाउंडर हैं, लेकिन वहीं पे पंजाब के अंदर इस पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। और यहाँ पे याद रखना बच्चे 92 सीटें, कितने सीटें बात कर रहा हूं मैं, 92 सीटें 117 विधानसभा सीटों में से पंजाब में अरविंद केजरीवाल को मिली है या आम आदमी पार्टी को विजित हुई थी। लेकिन यहाँ पे गोवा का जब चुनाव हुआ तो गोवा में बच्चे विधानसभा सीटें 40 में से 2 विधानसभा सदस्य अरविंद केजरीवाल पार्टी या आम आदमी पार्टी के चुनकर आए हैं। और गुजरात की अगर मैं बात करता हूँ, गुजरात का जो हाल ही में चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 182 विधानसभा सीटें हैं गुजरात में, और 182 में से 5 सीटें बच्चे आम आदमी पार्टी को मिली है। इसीलिए इस पार्टी को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। जैसे गुजरात का रिजल्ट आया और उसके बाद इसको 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो बताइए, आपसे पूछेगा भारत की सबसे नवीनतम नई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसे मिला है, तो ये मिला है बच्चे आम आदमी पार्टी को। सुन रहे हो ना, मैं आपको सारी शर्तें बताऊंगा कि किस आधार पे कौन कौन सी शर्तें ये फुलफिल करती हैं, किस आधार पे इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो ये हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये आपको इस आधार पे मिला है। और यहाँ पे याद रखना, इन दोनों राज्यों में आपकी ही क्या है, सरकार है, लेकिन यहाँ नहीं है बच्चे, इतने सीटों में थोड़ी ना। लेकिन हिमाचल और गुजरात का चुनाव जब साथ साथ चल रहे थे तो हिमाचल के अंदर आपने देखा, हिमाचल में आम आदमी पार्टी 0 पर सिमट गई, इसे एक भी सीट नहीं मिली थी। चलो देखते हैं 3 कौन कौन सी पार्टियां हैं जिन पार्टियों को समाप्त कर दिया गया है, राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का दर्जा जिनका समाप्त हुआ है। तो पहली मैं बात करता हूं यहां पे सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 को हुई थी। इसके संस्थापक अगर बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे बच्चे एम.एन. रॉय। कौन थे? एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय इसके संस्थापक थे, फाउंडर थे। सुन रहे ना मेरी बात? तो इसके संस्थापक एम.एन. रॉय थे। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? इसका चुनाव चिन्ह था बच्चे हंसिया और बाली। क्या था इसका चुनाव चिन्ह? हंसिया और बाली इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था। हंसिया व बाली, जैसे धान की बाली नहीं होती है वो, हंसिया का मतलब बच्चे इस तरह से होता है, ध्यान देना, जैसे ये है, ठीक है ना, ये दरांती के जैसे होता है, मतलब इस तरह से हंसिया। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूं तो इस तरह की बाली, ये इसका चुनाव चिन्ह था। लेकिन अभी 2023 में इस पार्टी का राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया। एक भी शर्त फुलफिल नहीं कर रही है राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी की। दूसरी जिस पार्टी का दर्जा समाप्त हुआ है, नेक्स्ट पार्टी की मैं बात करता हूं बच्चे, अगली पार्टी है आपकी कौन सी, याद रखना, दूसरी पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, है ना। तो जिसे हम कहते हैं टीएमसी। और टीएमसी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, इसके संस्थापक थी ममता बनर्जी। कौन थी? दीदी जी। बंगाल के अंदर आपको पता है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। और इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1998 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई
आ रही बात समझ में। और इस पार्टी की स्थापना 1998 में ममता बनर्जी संस्थापक थे। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका चुनाव चिन्ह है बच्चे फूल व घास। तृण माने घास है ना, तृण घास मतलब फूल और घास इसका चुनाव चिन्ह था। लेकिन इस पार्टी का भी अभी एक भी शर्त फुलफिल नहीं कर रही थी राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी की, इसीलिए इसका दर्जा भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। तीसरी बात करते हैं कौन सी पार्टी का दर्जा समाप्त हुआ है। तीसरी अगर हम बात करते हैं बच्चे, एक पार्टी है जिसका नाम है एनसीपी या जिसे कहते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है ये इसके संस्थापक कौन हैं, तो याद रखना शरद पवार जी इसके संस्थापक हैं। आ रही बात समझ में। फाउंडर कौन थे, शरद पवार हैं। और इस पार्टी के संस्थापक शरद पवार। लेकिन इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, इस पार्टी की स्थापना 1999 में हुई थी, कांग्रेस से ही अलग हुए हैं मतलब है। और याद रखना इसका चुनाव चिन्ह क्या था, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था बच्चे क्या, घड़ी। आर्यवसम। तो ध्यान रखना, आपको हम बताएं कि कौन कौन सी पार्टी का अभी निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हुआ है। तो ये याद रखना सीपीआई, एक याद रखना तृणमूल कांग्रेस, और एक याद रखना बच्चे कौन सी है, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। आ रही बात समझ में। तो आप ध्यान रखना कि ये हमारे यहाँ वर्तमान में कितने हैं। तो मैंने पहले कहा था कितने पार्टियां, पहले 8 पार्टियां थी, 8 में से 3 का दर्जा खत्म हो गया तो बचे कितने, 5। और 5 पार्टियां तो वही है जो बताए थे। लेकिन एक छठी नई पार्टी बनी, कौन सी, आम आदमी पार्टी। तो ये टोटल कितने पार्टियां हो गई हैं, 6 पार्टियां वर्तमान में राष्ट्रीय स्तरीय पार्टियां हमारे पास है। तो अब 8 मत करना आप लोग, है ना, जो पढ़े हैं अभी तक, पुराना डेटा को कलेक्ट दिमाग से हटा दीजिएगा और ये अपने माइंड में सेव कर दीजिएगा, क्योंकि इससे 101% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्योंकि ये आप देख रहे हैं, तो ये था बच्चे राष्ट्र पार्टी। अब देखिएगा, हम आपको बताएंगे कि राष्ट्र पार्टी के लिए क्या क्या शर्तें होती है, क्या दर्जा है राष्ट्र पार्टी का। तो देखिए हम बताएंगे आपको, अभी ध्यान देना। देखिए ये आपके सामने पहले आ रहा है, स्क्रीन पर देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय पार्टी का के रूप में मान्यता के लिए क्या शर्तें हैं। मतलब जिस पार्टी को नेशनलाइज पार्टी का दर्जा देना है उसके लिए क्या शर्तें हैं। तो पहली शर्त देख लीजिएगा बच्चे, पढ़िए, यदि वह लोकसभा, देखिए लोकसभा अथवा विधानसभा, किसी में भी बात कर रहा हूं, यदि वह लोकसभा व विधानसभा के आम चुनाव में जो 5 साल में जो चुनाव होते हैं, 4 अथवा 4 से अधिक राज्यों में जितने भी वोट पड़ रहे हैं उन टोटल मतों का, वैध मतों का कितना, 6% मत प्राप्त करता है। मतलब मेरा कहना क्या है कि अगर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा के लिए शर्त क्या है, पहले कि अगर लोकसभा या विधानसभा के जो भी 5 साल में जो आम चुनाव होते हैं, और उन आम चुनाव में बच्चे ध्यान देना कि आम चुनाव में जितने भी 4 राज्यों में, कितने राज्यों में, 4 राज्यों में या 4 से अधिक राज्यों में, मतलब मिनिमम 4 होने चाहिए, 4 या 4 से अधिक राज्यों में जितने भी टोटल वोट पड़ रहे हैं, चाहे विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, अथवा है अलग अलग, मतलब या इसमें मतलब, तो 4 राज्यों या 4 से अधिक राज्यों में जितने टोटल वोट पड़ रहे हैं उन वैलिड वोटों का 6% वोट अगर किसी पार्टी को प्राप्त होता है, इतना ही नहीं अभी प्राप्त होता है, तथा इसके साथ प्लस है, मतलब इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें भी प्राप्त करता है। तो देखिए 4 या 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में कुल पड़े वोटों का 6% मत प्राप्त करता है, तथा 4 सीटें लोकसभा की क्या करता है बच्चे, लोकसभा में अगर इसके साथ साथ 4 सीटें भी प्राप्त करता है तो वही पार्टी राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे देगा, अन्यथा नहीं। तो या तो ये शर्त होनी चाहिए, या फिर अगर मैं बात करता हूं, या लिखा है बच्चे मैंने, या फिर ये होनी चाहिए, या फिर ये होनी चाहिए। तो अब देखिएगा यहां पे ये क्या है, दूसरी शर्त देखिएगा, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अब देखिए दूसरी, यदि वह लोकसभा में 2%
या 2% सीटें या स्थान जीतता है। अब देखिए बच्चे, आपको पता है कि लोकसभा में टोटल अगर मैं बात करता हूं तो 550 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं। तो 2% सीटें बच्चे कितनी होती हैं? तो याद रखना 2% सीटें लोकसभा की 11 सीटें हो रही है। आ रही बात समझ में? तो मैंने कहा यदि लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, यदि लोकसभा के चुनाव में यदि वो कितना परसेंट, 2% सीटें, ज्यादा जीते अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 2% सीटें जीतता है तथा यह सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। अगर अब देख लो बच्चे, 3 विभिन्न राज्यों से। अब देखिए किसी पार्टी का माना एक ही राज्य से अगर माना 11 सीटें आ गई है, तो ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि कुल लोकसभा के सीटों का 2% सीटें अगर वो जीतते हैं, मतलब 11 सीटें, लेकिन ये 11 सीटें कितने राज्यों से होनी चाहिए? ये 3 राज्यों से कम, मतलब 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। इसीलिए अगर ऐसी शर्त कोई पूरी करती है कोई भी पार्टी, तो उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो ये भी एक शर्त है बच्चे। तो या ये होनी चाहिए या फिर ये होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो आपने देखा। नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, नेक्स्ट शर्त क्या है? काट दिया है, चलो कोई बात नहीं। यहां पे ध्यान देना, तीसरी शर्त इसमें लिखी नहीं है, मैं बता देता हूं तीसरी शर्त क्या है। तो याद रखना बच्चे, जो तीसरी शर्त है, तो राज्य स्तरीय पार्टी के लिए तीसरी शर्त की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, चलो यहीं पे बता देता हूं मैं, इसे ध्यान रखना जरा। तीसरी शर्त क्या है कि अगर किसी पार्टी को, ध्यान देना, मैं से मिटा रहा हूं, पहले यहां लिख देता हूं, अगर किसी पार्टी को 4 राज्यों में, देखिएगा बच्चे, यदि किसी पार्टी को कितने राज्यों में, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा यदि प्राप्त है तो उस पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो 3 शर्तें हम बताए हैं। पहले आपने देखा, यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है, तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें भी जीतता, चाहे एक राज्य से चाहे ज्यादा से, तो उसको दूसरी शर्त या कर देना बच्चे। या में मैंने कहा कि यदि वह पार्टी 4 राज्यों में उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा अगर प्राप्त है, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा अगर प्राप्त है, तो उससे भी राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। और अभी आपने देखा कि जो मैंने अरविंद केजरीवाल जैसी पार्टी के बारे में बात की है, तो यहां पे ध्यान देना बच्चे, मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल देखिए लोकसभा में तो 0 सीटें हैं, तो पहली शर्त तो इन पर लागू होती ही नहीं है। तो वो तो देखिए लोकसभा में इनकी एक भी सीट नहीं है। देखिए दूसरी शर्त में जब लोकसभा में कितना 2% सीटें बात की थी, वो भी नहीं लागू हो रही है। तो इसीलिए इसमें किस आधार पे, तो इस पार्टी को बच्चे किस आधार पे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला है, क्योंकि इसे 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा है, इसी आधार पे इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। तो अब देखिएगा बच्चे, आपको ध्यान होगा कि राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का दर्जा आपको पता चल गया 3 शर्तें हैं। इनमें से चाहे ये कोई भी एक शर्त जिस पर अप्लाई होती है उस आधार पर दिया जाता है। तो एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसे 2019 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था, वो भी इसी शर्त के आधार पर, और जो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है उसे भी इसी शर्त के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, 4 राज्यों में जिसे राज्य स्तरीय पार्टी का, स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है। चलो ठीक है, अगली शर्त बात करते हैं। देखिएगा ये लिख रहा है कि राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए शर्तें। देख लो बच्चे, राज्य स्तरीय मतलब कि राज्यों में जो स्टेट पार्टी की हम बात कर रहे हैं, तो राज्य स्तरीय पार्टी के लिए क्या शर्तें होती है। तो राज्य स्तरीय पार्टी के लिए देखिएगा, पहली शर्त मैं बता रहा हूं, यदि उस दल ने, किसी भी दल मतलब बात कर रहा हूं राज्य के अंदर, यदि राज्य के अंदर किसी दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6%, माना जैसे राज्य के अंदर चुनाव हो रहे हैं, जैसे गुजरात में चुनाव हो रहे थे,
तो गुजरात में जो चुनाव हो रहे हैं और टोटल वोटों का किसी पार्टी को अगर कुल पड़े वैलिड वोटों का 6% मत प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान भी प्राप्त किए हैं, मतलब कुल पड़े वैलिड वोटों का 6% वोट भी प्राप्त किया राज्य के अंदर किसी पार्टी ने, और इसके साथ उसने 2 सीटें भी क्या हुए, 2 विधानसभा सीटें भी प्राप्त की हैं, तो उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। दोनों चीजें हैं, मतलब प्लस करके हैं। दूसरी शर्त देखिएगा, या यदि वह राज्य के लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में, जैसे अब 24 में चुनाव होगा या 19 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो लोकसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है। बोले ना, जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा के चुनाव में जो टोटल वोटिंग हो रही उस राज्य में, और लोकसभा के आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है, तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो। अब देख लो भाई, मतलब कि उस राज्य में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है और लोकसभा के चुनाव में बल उसने किया है, कुल पड़े वैलिड वोटों का 6% मत उस पार्टी को अगर पड़े हैं, और इसके साथ उसने उस राज्य में क्या है, लोकसभा की कितनी सीट, 1 सीट अगर प्राप्त की है, तो उस पार्टी को भी राष्ट्रीय स्तर राज्य स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। ये शर्त है, ये या ये हो या ये हो बच्चे। नेक्स्ट, और क्या शर्तें हैं? तीसरी शर्त राज्य स्तरीय पार्टी के लिए या है ना, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का, यदि उस दल ने, उस पार्टी ने, जो भी पार्टी राज्य में राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज्यादा हो प्राप्त की हो। अब देख लो भाई, मतलब राज्य के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उन विधानसभा के चुनाव में यदि किसी पार्टी ने कितना कुल स्थान, माना जितनी सीटें हैं उसका 3%, आ रही बात समझ में, वोट मतलब 3% या 3 सीटें जीती हो, तो जो इनमें से भी जो ज्यादा होगी 3% या 3 सीटें, मतलब तो ये बात कर रहा है जो भी ज्यादा हो प्राप्त की हो, या तो ये या ये जिस आधार पे होगा वो आपका माना जाएगा। बोलो बच्चे, ध्यान देगा। तो यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का, कुल सीटों का 3% सीटें, अब 3% जितनी भी होगी, माना मैंने कहा कि कहीं पे 300 विधानसभा सीटें या 200 विधानसभा सीटें, 200 का 3% कितना होगा, 6 सीटें हो जाएगी, या तो 6 सीटें जीती हो, या फिर 3% या 3 सीटें जो भी इनमें से पहले पूरी करता है, ज्यादा हो, मतलब जो सबसे ज्यादा होगी, तो वही आधार पे इनको क्या मिलेगा, आ रही बात समझ में, तो ये राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। चौथी शर्त, यदि प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो। अब देख लो भाई, माना उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 80 सीटें हैं, कितनी हैं, 80 सीटें, तो 80 सीटों में से बताइएगा, अगर किसी पार्टी की 80 में से, अब देखिए 25 सीटों में से लोकसभा की 1 सीट, मतलब तो यहां कितना हो रहा है, 3 सीटें, 25 या 75, तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी पार्टी की लोकसभा में कितनी सीटें आ जाती हैं, 3 सीटें, तो उस पार्टी को उस राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। आर्य बस, माना मैं बात करूं कि जैसे अगर पश्चिम बंगाल के अंदर या कहीं भी रख लो बात, आर्य बस, कि 25 सीटों में से लोकसभा की अगर कितनी सीटें जीत ली हैं, 1 सीट अगर लोकसभा की जीती हैं, तो उस पार्टी को भी उस राज्य का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो या ये हो या ये हो, या 2 मैंने पहले बताए। लास्ट शर्त देखिएगा बच्चे, या, और देखिएगा ये लास्ट शर्त जो है ये 2011 में जोड़ी गई है। 2011 में इसे एक राज्य स्तरीय पार्टी के लिए एक नई शर्त जोड़ी है। इसमें लिखा है, यदि यह राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा में चुनाव में, अब देखिए क्या कह रहा है, यहां पे ध्यान देना जरा, ये कह रहा है लास्ट वाली सर, यदि जो भी लोकसभा का आम चुनाव होता है या राज्यों में जो भी विधानसभा के आम चुनाव होते हैं 5 साल में जो होते हैं, यदि उन आम चुनाव में टोटल जितने भी वैलिड वोट पड़ रहे हैं
या लोकसभा में या विधानसभा में, एक में मतलब किसी में भी, अगर कुल पड़े बैलेट वोटों का 8% वोट अगर प्राप्त कर लेती है कोई पार्टी, तो उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। आ रही बात समझ में? क्या हो जाता है? राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। देखिए इसमें सीटों की नहीं है, सीट चाहे एक भी ना आई हो। आ रही बात समझ? माना यहां पे अगर माना मैं बात करता हूं उत्तराखंड के अंदर अगर कोई पार्टी अगर मैं बना रहा हूं और मेरी पार्टी अगर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कुल जितने भी बैलेट वोट पड़ रहे हैं उस वोट का 8% वोट अगर मेरी पार्टी को मिल रहे हैं, 8% वोट, भले सीट एक भी ना आए, लेकिन उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। या लोकसभा के अंदर भी वही बात है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और अगर किसी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में किसी राज्य में कुल पड़े वोटों का 8% वोट मिल जाते हैं तो उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो यही था, यदि यह राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त कर लेता है तो यह शर्त बच्चे वर्ष 2011 में जोड़ी गई थी, लेकिन इसी आधार पर राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है या दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप समझ गए होंगे कि कितनी पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां थी, कितने राज्य स्तरीय पार्टियां थी। अब देखो मैं थोड़ा और चीज बता देता हूं, राष्ट्रीय पार्टी को क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो फायदे ऐसे देख लो, एक दो शर्तें मैं बता देता हूं। जिस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, नेशनलाइज पार्टी का दर्जा मिल जाता है, उसको क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो देखिए पहली बात कर रहा हूं, पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह उपयोग करने का अधिकार है। देखिए पूरे देश के अंदर उस पार्टी को एक ही चुनाव सिंबल होगा, एक ही चुनाव सिंबल पर या एक ही चुनाव चिन्ह पर क्या होगा बच्चे, उसके चुनाव होते हैं। जैसे आप देखें कमल, चाहे कहीं भी बीजेपी का चुनाव हो रहा, बीजेपी का उम्मीदवार जो होगा उसका चुनाव चिन्ह कमल होगा। मतलब कांग्रेस का पंजा, आर्यवसम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का हथौड़ा तारा और हंसिया। तो देखिएगा दूसरा, जब भी चुनाव होते हैं तो स्टार प्रचारक रखने की अनुमति। कितने स्टार प्रचारक? 40 स्टार प्रचारक। जिस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, स्टार का मतलब कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं है। यहाँ पे चुनाव में जो बड़े जानी मानी हस्तियां पार्टी से रिलेटेड, जैसे नरेंद्र मोदी जी स्टार प्रचारक। आपने देखा होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं लोकसभा में या अपने क्या करते हैं चुनाव के लिए क्या है प्रचार के लिए जाते हैं, मतलब जो इनकी एक बहुत बड़ी पहचान है पार्टी में, तो इसके लिए बच्चे 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति उस राष्ट्रीय पार्टी को दी जाती है। लेकिन यहां पे देखना, स्टार प्रचारक का चुनावी खर्चा उम्मीदवार के खर्चे में नहीं जोड़ा जाएगा। माना मैं चुनाव लड़ रहा हूं बीजेपी से और स्टार प्रचारक जो भी मेरे क्षेत्र में मेरे प्रचार के लिए आ रहे हैं, आ रही बात समझ में, तो उसमें जो उनका आने जाने का जो भी खर्चा सारा होगा वो मेरे उम्मीदवार से नहीं लिया जाएगा, बल वो पार्टी के उससे बहन होगा। ठीक है ना बच्चे। तीसरा, निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा। जो राष्ट्रीय पार्टियां होगी वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इलेक्शन मतदाता सूचियां हैं उनको प्राप्त करने की उनको फैसिलिटी या सुविधा दी जाएगी। सरकारी टेलीविजन और रेडियो स्टेशन पर राजनीतिक प्रसारण हेतु समय। देखे बच्चे, जो राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा जिससे मिला है वो क्या कर सकती हैं, जो टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से राजनीतिक प्रसारण, अपनी पार्टियों का रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण करने के लिए हेतु उनको समय दिया जाता है, वो कर सकते हैं जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिनको प्राप्त है। देख नेक्स्ट, नामांकन के लिए। देखिए जब भी कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो उसके लिए एक नॉमिनेशन या नामांकन होता है। तो नामांकन के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब उसका नामांकन होता है तो वहाँ पे प्रस्तावक के रूप में होते हैं। लेकिन अगर मैं राष्ट्रीय पार्टी की बात न करूं तो लगभग इसके लिए बच्चे याद रखना 10 प्रस्तावक होते हैं। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिसको प्राप्त है और वो उम्मीदवार अगर नामांकन कर रहा है चुनाव के लिए, उम्मीदवारी के लिए, तो उसको कितने प्रस्तावक? केवल एक प्रस्तावक से ही काम चल जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको 40 स्टार प्रचारक की अनुमति
मतलब जब चुनाव होते हैं तो वो 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं चुनाव के प्रचार के लिए, लेकिन अन्य की बात करता हूं तो अन्य के लिए बच्चे 20 जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है। तो ध्यान रखोगे तो ये आपका है राष्ट्रीय पार्टी। तो आपने देखा कि कौन कौन सी पार्टी में हमने बात की है, तो देखिएगा ये हम बात कर रहे थे बच्चे अभी तक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिएगा थोड़ा मैं राष्ट्रीय पार्टियां हो गई आप लोगों की, राज्य स्तरीय पार्टियों के लिए दर्जा, राष्ट्रीय पार्टियों के लिए दर्जा, ये सारी शर्तें हम पूरी कर चुके हैं। लेकिन अगर बात करते हैं, आपने देखा कि देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव से संबंधित कई नियम या कानून या शर्तें बनाई जाती हैं। तो याद रखना कानून या नियम शर्तों को बच्चे याद रखना, एक कानून बना है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। जन प्रतिनिधित्व, सुन लेना मेरी बात, ज़्यादा तो नहीं, इसके बारे में थोड़ा हल्का सा बता रहा हूँ। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम एक तो बच्चे 1950 में आया था, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं तो इसमें कुछ शर्तें थी। लेकिन इसके बाद वाला जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सबसे मेन है, आप ध्यान रखना। मतलब जो भी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे विधानसभाओं के अंदर चाहे लोकसभाओं के अंदर, उन चुनाव को करवाने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देश, निर्वाचन आयोग को शक्तियां, निर्वाचन आयोग को जो भी पावर दी जाती है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दी जाती है। तो याद रखना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 याद रखना बच्चे, सुन रहे हो ना मेरी बात, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। और ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है ये 1951 के तहत ही आपने देखा राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है लोकसभा सचिवालय के माध्यम से लोकसभा ने। तो ये क्यों, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून के तहत उसमें एक प्रावधान कर रखा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विधानसभा या संसद के सदस्य को 2 साल से ज्यादा का अगर आपराधिक मामलों में सजा हो जाती है तो उसे 2 साल या 2 साल से ज्यादा, तो उसे उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाती है। और जो 1951 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, इसमें याद रखना इसमें टोटल जो भाग हैं बच्चे, इसमें टोटल भाग, बहुत बड़ा एक्ट है ये, इसमें टोटल 11 भाग हैं। कितने भाग हैं इसके, 11 भाग हैं। और टोटल अगर मैं धाराओं की बात करता हूं तो टोटल धाराएं कितनी हैं, कितने सेक्शन इसमें हैं, तो टोटल बच्चे 171 धाराएं इसके अंतर्गत हैं। बहुत व्यापक कानून है ये। और इसी के माध्यम से क्या होता है, मैंने कहा चुनाव का जो आयोजन होता है, चुनाव किस प्रकार से कैसे, आर्य वसमन ने या दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने पर रोक लगाना, ये करना वो करना, तो ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, इसे हम अलग से एक टॉपिक लेक्चर लाएंगे आपके सामने। उसमें हम लोक संसद के सदस्यों के लिए योग्यताएं नियोग्यताओं की बात करेंगे। आर्टिकल 102 में क्या था ये हम बात में बात करते हैं बच्चे, है ना। लेकिन अब हम थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक में इसी पे जाते हैं। देखिए हम बात करते हैं किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का दर्जा कौन देती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब निर्वाचन आयोग के काम क्या हैं, तो निर्वाचन आयोग के काम है देश के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव करवाना, साथ में किसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का दर्जा देना या किसी पार्टी को पंजीकृत करना या मतलब रजिस्ट्रेशन करना। आर्यवसम देश के अंदर चुनाव को नियंत्रित करना, किसी अगर कहीं पे चुनाव में कोई गड़बड़ियां हो जाती हैं, किसी सीट पर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो वहां पे चुनाव को रद्द करना, चुनाव को रद्द करने के साथ वहां के लिए दोबारा तिथि या डेट की घोषणा करना। आर्यवसम मतदाता सूचियां तैयार कराना, जो भी चुनाव में वोटर लिस्ट है चुनाव से पहले तैयार होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है बच्चे, तो कई सारे कार्य आपके आचार संहिता जो निर्वाचन से संबंधित जो कानून है उसको लागू करना चुनाव के टाइम पे, तो आचार संहिता के विकास के लिए काम करना, तो ये बहुत सारे कार्य हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। देखो मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा इसे, 2-4 पॉइंट में बात कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग। आर्यवसम देखिए जो निर्वाचन आयोग है ये भारत के संविधान की अगर मैं बात करता हूं तो भारत के संविधान के भाग 15 में इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रावधान है। और भारत के संविधान में आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक इसका प्रोविजन किया गया है बच्चे इलेक्शन कमीशन का।
बोले ना, भारत का निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो आपका आंसर होगा ये हमारे भाग 15 में है। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक इसका प्रोविजन किया गया है। बोले बच्चे, लेकिन याद रखना, भारत में जो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, तो निर्वाचन आयोग का गठन अगर आपसे पूछा जाए तो निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और जब 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया, इस समय देश के प्रथम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, ये बने थे बच्चे कौन? सुकुमार सेन। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। लेकिन अगर आज वर्तमान में आपसे पूछा जाता है कि भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो याद रखना राजीव कुमार। कौन है वर्तमान में? याद रखना राजीव कुमार भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आ रही बात समझ में? राजीव कुमार हैं बच्चे। लेकिन एक चीज और ध्यान देना कि जो हमने बात की है कि जो 25 जनवरी को जब राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, भारतीय निर्वाचन आयोग का, तो इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, या जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और इसीलिए 25 जनवरी 1950 को, तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में मनाने का कार्य किया जाता है। ध्यान देना, जो भारत का इलेक्शन कमीशन था या निर्वाचन आयोग था, भारत का निर्वाचन आयोग बच्चे, अगर मैं बात करता हूं जब गठन हुआ तो 1950 से लेकर के 1989 तक भारत का इलेक्शन कमीशन केवल एक सदस्यीय था। कैसा था? एक सदस्य, मतलब केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ? 1989 में, देखो बच्चे, 1989 में पहली बार इसे बहुसदस्य बना दिया गया। कैसा बना दिया गया? बहुसदस्य बना दिया गया। बहुसदस्य का मतलब 1+2 कर दिया गया है। 1 का मतलब एक तो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन आगे क्या होता है, यहां ध्यान देना बच्चे। इसके बाद क्या होता है कि 1990 में नेक्स्ट जो सरकार आई, इसने फिर इलेक्शन कमीशन, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इसे फिर एक सदस्य बना दिया गया। लेकिन बाद में 1993 में, 1993 में अगली सरकार जो बनती है बच्चे, पहले बन जाती है, लेकिन 1993 में प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। कौन थे? PV नरसिम्हा राव। और PV नरसिम्हा राव के द्वारा भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, पुनः दोबारा बच्चे इसे बहुसदस्य बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? बहुसदस्य का मतलब मल्टी मेंबर, 1+2, मतलब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। और आज भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, तो याद रखिएगा, आज भारत का इलेक्शन कमीशन कैसा है? बहुसदस्य है। आज भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर का गठन होता है। बोले तो आज भारत का निर्वाचन आयोग बहुत सदस्य, कितने सदस्य होते हैं? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, अगर आपसे पूछा जाता है कि मेरे संविधान के कौन से आर्टिकल में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया गठन का, तो आर्टिकल 324 में। इसमें साफ लिखा हुआ है कि भारत का एक इलेक्शन कमीशन होगा। क्या होगा? भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। क्या होगा? निर्वाचन आयोग होगा। तो देखिएगा कौन सा आर्टिकल? 324 में। तो भारत का एक इलेक्शन कमीशन होगा जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा अन्य, देखिए बच्चे, अन्य संख्या नहीं बोला, अन्य ऐसे निर्वाचन आयुक्त होंगे, ऐसे निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनकी संख्या का निर्धारण कौन करेगा, या जिनको समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। देखो
है ना। तो निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान 324 में है, जिसमें लिखा है भारत का एक इलेक्शन कमीशन होगा जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनको समय समय पर राष्ट्रपति क्या करे, नियुक्त करे। तो ये यहाँ पे बात की गई है बच्चे, बोले ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर हम बात करते हैं जो भारत में निर्वाचन आयोग के अगर नियुक्ति की मैं बात करता हूं, ध्यान देना बच्चे, तो ये समझ गए यहां तक। पहले कहां पे कौन से आर्टिकल में क्या था, कैसे था। एक पेज और मैं बात कर रहा हूं, स्लाइड पूरी हो गई है, इसे डिलीट कर देता हूं। यहां देख लो, ये देख लिया ना आप लोगों ने, 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। चलो मिटाना पड़ रहा है क्योंकि पेज खत्म हो गया है। यहां पे देखना बच्चे कि अगर आपसे पूछा जाए भारत के जो निर्वाचन आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का जो नियुक्ति करता है ये कौन करते हैं, तो याद रखना राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आपसे पूछा जाए कि भारत में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, ये करते हैं बच्चे भारत के राष्ट्रपति। लेकिन आपने देखा होगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, हाल ही में मतलब अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो वर्तमान जो इलेक्शन कमीशन है इसके नियुक्ति की प्रक्रिया में थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि सरकार इसकी नियुक्ति करती है और सरकार के प्रति इसका मतलब ज़्यादा झुकाव होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए और होता है। लेकिन ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, कई टाइम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कहा कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, मतलब जो आपके 1+2 होते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। सुन लेना बच्चे, कौन करेगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जब इनकी नियुक्ति करेगा, बल ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी नियुक्ति किस आधार पे करेगा, इनकी नियुक्ति करेगा बच्चे एक इसके लिए एक समिति होनी चाहिए। तो याद रखना, एक समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करेगा। उस समिति में कौन कौन होंगे, 3 लोग होंगे, एक भारत के प्रधानमंत्री होंगे, एक आपके सीजेआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और तीसरे जो इन्होंने कहा है, तीसरे उसमें कौन होंगे बच्चे, लोकसभा में विपक्ष का नेता। कौन होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, आ रही बात समझ में, अपोजिशन लीडर लोकसभा का बच्चे, ठीक है, चलो कोई नहीं, लोकसभा में विपक्ष का नेता, या मतलब जो भी दूसरा सबसे बड़ा दल होगा, मतलब। तो याद रखना, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, या करेगा, या करता भी है, पहले भी करता था, आज भी, लेकिन राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया है कि इसके लिए एक समिति बनाई जाए, और इस समिति में कौन कौन लोग होंगे, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के विपक्ष के नेता, और इस समिति की सिफारिश पर, सलाह पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के सदस्यों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। और ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, इसके लिए संसद हाल ही तुरंत इसके लिए एक कानून बनाए, एक लॉ बनाए, और एक विधि के तहत ऐसा गठन होना चाहिए कि आर्य समझ में। लेकिन निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल है, या देखेगा इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल अगर मैं बात करता हूं तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाती है, ये इनका टेन्योर होता है बच्चे। लेकिन याद रखना, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति या अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, भले इसकी सिफारिश पे करेगा, लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ भी कौन दिलाता है, शपथ भी बच्चे भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं जो निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं, इनको हटाने का प्रावधान क्या है, इनको मतलब हटाया कैसे जाता है, तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चे। मैं एक बात करता हूँ हटाने के लिए, तो सबसे पहले ध्यान देना इनको हटाने का प्रावधान क्या है, हटाया कैसे जाता है। तो देखो, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मतलब जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसे उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है।
मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान कहाँ था? ये आपने पढ़ा था या पढ़ोगे 124 खंड 4 में लिखा हुआ है, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर आ रही बात समझ में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को 124 क्लॉज 4 में उनको हटाने की प्रक्रिया है। संसद के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है हटाने का और बाद में राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटाता है। महाभियोग नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत। तो याद रखना, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बच्चे वो भी उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। आर्य बसंत में संसदीय प्रक्रिया के बाद अगर वो पास हो जाता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया, सुन रहे हो, उसके बाद राष्ट्रपति उनको हटाता है। लेकिन जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, दो अन्य जो हैं बच्चे आर्य, इनको संसदीय प्रक्रिया इसके तहत नहीं, इन दो जो अन्य होते हैं, मैंने कहा था ना 1+2 जो होते हैं, इन दो को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब राजीव कुमार जी क्या दे देगा, राजीव कुमार जी सलाह दे देगा राष्ट्रपति को कि इनको हटाइए। तो इन दोनों को अगर हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। तो इनको तो बच्चे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पर राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, इसे उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को 124 खंड 4 में जो प्रोविजन किया गया है उसी के तहत हटाया जाता है। तो आज हम यहीं पे इसे समाप्त करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि हमारा इलेक्शन कमीशन के बारे में भी मैंने मोटा मोटा बता दिया है। और याद रखना, एक आर्टिकल मेरे संविधान का 326 में क्या है बच्चे, वयस्क मताधिकार। क्या है वयस्क मताधिकार का मतलब समझ रहे हो, वोट देने का अधिकार। और याद रखना, मूल संविधान में वोट देने का अधिकार जो था वो वोट देने की आयु 21 वर्ष थी बच्चे। कितने साल थी, 21 वर्ष वोट देने की आयु थी। सुन रहे हो ना मेरी बात। लेकिन आपने देखा संविधान में 61वां संविधान संशोधन हुआ और ये 1989 में हुआ और इसके तहत वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। और आज मेरे संविधान में मतदान देने की जो आयु है वो कितना है, 18 वर्ष से। मूल संविधान में 21 था, 1989 में 61वां संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ये आपका हम पढ़े हैं, नेशनलाइज पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां कैसी बन सकती है, राज्य स्तरीय पार्टियां। 101% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो भी लेटेस्ट एग्जाम होंगे बीपीडीओ वीडियो में पक्का क्वेश्चन बनेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। आप इसे जरूर कवर कर लीजिएगा, जरूर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आज यहीं पे इस क्लास को हम विराम देते हैं। धन्यवाद सभी छात्रों का।